हेलो एवरीवन। आज हम पेरियोडोंटल लिगामेंट्स एक ओवरव्यू की तरह पढ़ेंगे। ये डेंटल हिस्टोलॉजी का टॉपिक है और ये टॉपिक किस किस के लिए नेसेसरी है, तो दिस इज़ यूज़फुल फॉर BDS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड नीट MDS और नीट PG गोइंग स्टूडेंट्स। तो दोनों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। BDS फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकते हैं थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट्स रिव्यू करने के लिए व्हेन स्टडिंग पेरियोडोंटोलॉजी। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि पेरियोडोंटल लिगामेंट होता क्या है। तो जो आपका पेरियोडोंशियम होता है, योर पेरियोडोंशियम कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। ठीक है, 4 चीज़ों से पेरियोडोंशियम मिलके बना है। पहली चीज़ क्या है इसमें? सीमेंटम। सीमेंटम। फिर आता है आपका पीडियल फाइबर्स। ठीक है, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। फिर डेंटोजिंजाइवल जंक्शन। डेंटोजिंजाइवल जंक्शन। ठीक है, एंड फाइनली योर बोन, एल्वियोलर बोन या बोन लाइनिंग दी सॉकेट। बोन लाइनिंग दी सॉकेट। तो ये 4 चीज़ों से मिलके हमारा पेरिडोंशियम बना होता है। अगर हम इसको और डिटेल में स्टडी करें, जो हमारा पीडियल है, ठीक है, जो हमारा पीडियल है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स होते हो? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। एंड द सेकेंड पार्ट इज योर वैस्कुलर सप्लाई। वैस्कुलर सप्लाई। तो पीडियल हमारे 2 पार्ट से मिलके बना है, कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर सप्लाई से। नेक्स्ट, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को ज़रा गौर से पढ़ें, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी करें, तो कनेक्टिव टिश्यू अगेन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से? सेल्स एंड सेकेंड इज योर ग्राउंड सब्सटेंस। सेकेंड इज योर ग्राउंड सब्सटेंस। तो सेल्स, ये सेल्स यहाँ पर प्रीडोमिनेंट होते हैं, प्रीडोमिनेंट। एंड ग्राउंड सब्सटेंस 2 पार्ट से मिलके बना होता है। एक होता है प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, वन इज योर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस एंड सेकेंड इज योर पॉलीसेकेराइड। सेकेंड इज योर पॉलीसेकेराइड। तो अगेन पेरियोडोंशियम 4 चीज़ों से बना है, सीमेंटम, पीडियल, डेंटोजिंजाइवल जंक्शन एंड बोन लाइनिंग दी सॉकेट। पीडियल की बात करें अगर पेरियोडोंटल लिगामेंट की, तो कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर सप्लाई से मिलके बना है। कनेक्टिव टिश्यू को देखें तो कनेक्टिव टिश्यू हैज 2 टाइप्स। ठीक है, 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक सेल्स होते हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं और एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ग्राउंड सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है और दूसरा क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि पेरियोडोंटल लिगामेंट इज अ सॉफ्ट वैस्कुलर एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। 3 इंपॉर्टेंट है इसमें पॉइंट्स। सॉफ्ट, वैस्कुलर एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू that surrounds the root of the teeth and joins the root cementum with the socket wall। तो रूट के सीमेंटम, जो सीमेंटम प्रेजेंट है रूट में, ये आपको अगर सीमेंटम यहाँ दिख रहा होगा, तो जो सीमेंटम प्रेजेंट है उसको किससे ज्वाइन कर रहा है? बोन से ज्वाइन कर रहा है। बीच में क्या लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं? पीडियल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कोरोनली, कोरोनली इसका एक्सटेंशन क्या है? द लिगामेंट इज continuous with lamina propria of the gingiva। So coronally this is continuous with the lamina propria of the gingiva following the, ठीक है, फॉर्मिंग दी डेंटोजिंजाइवल जंक्शन। तो कोरोनली क्या होता है कि लिगामेंट लेमाइना प्रोपायरिया ऑफ जिंजाइवा के साथ कंटिन्यूअस है एंड फॉर्म्स दी डेंटोजिंजाइवल जंक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पीडियल किससे डिराइव हुआ है? तो द पीडियल इज डिराइव फ्रॉम द डेंटल फॉलिकल। तो पीडियल किससे डिराइव हुआ है? डेंटल फॉलिकल से डिराइव हुआ है। आगे चलें। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ पीडियल। तो पीडियल की शेप कैसी रहती है? इंपॉर्टेंट शेप है। पीडियल इज एन आवर ग्लास शेप। ठीक है, पीडियल इज एन आवर ग्लास शेप एंड इज नैरोएस्ट इन द मिड रूट लेवल। तो अगर पीडियल की शेप देखें कि ये टूथ आ गया, ठीक है, ये आपका
रूट बन गई उसकी, ठीक है। तो पीडीएल मिड लेवल पे, मिड रूट लेवल पे यहाँ पर क्या रहता है, नैरोएस्ट रहता है। तो लीस्ट क्रॉस सेक्शन, लीस्ट क्रॉस सेक्शन of PDL is present over here. Least cross section of PDL is seen at the midroot level. अब PDL स्पेस डिक्रीज कब होता है? तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है PDL स्पेस के बारे में। तो PDL स्पेस इज डिक्रीज्ड, PDL स्पेस इज डिक्रीज्ड, दो कंडीशन में डिक्रीज होता है। पहला क्या है, इज डिक्रीज्ड इन नॉन फंक्शनल एंड अनइरप्टेड टूथ। तो पीडीएल स्पेस डिक्रीज कब हो रहा है, जब नॉन फंक्शनल या अनइरप्टेड टूथ प्रेजेंट है, तब पीडीएल स्पेस डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज कब हो रहा है पीडीएल स्पेस, पीडीएल स्पेस इंक्रीज कब हो रहा है? तो पीडीएल स्पेस इज इंक्रीज्ड when the tooth is subjected to heavy occlusal forces, तो तब पीडियल स्पेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पॉइंट क्या कह रहा है, द पीडियल स्पेस इज डिक्रीज्ड इन नॉन फंक्शनल एंड नॉन इरप्टेड टूथ एंड इंक्रीज्ड इन टीथ सब्जेक्टेड टू हेवी occlusal स्ट्रेस। अब नेक्स्ट चलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, किससे पीडीएल चीज मिलके बनी है। तो द फैक्टर्स मेंटेनिंग द पीडीएल इन अनमिनरलाइज्ड स्टेट आर द MX5, M5X2 बोन सियालो प्रोटीन्स, ऑस्टियोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस, सीमेंटम अटैचमेंट प्रोटीन्स। Growth factors like fibroblast growth factor, platelet derived growth factor, transforming growth factor, IL-1, interleukin-1, INF gamma and MMPs play important role in stimulating and inhibitory roles of the cells and degeneration of fibers to maintain normal width of PDL। मतलब क्या क्या रहा है कि PDL जो है, अगर मैं टूथ का शेप बना लूँ, ये रहा रूट और ये रही PDL, ठीक है। अगर आप PDL को देखोगे तो PDL अपना स्पेस मेंटेन रखता है, मतलब PDL की जो विड्थ है, यहाँ पर PDL की जो विड्थ है वो कैसी रहती है, दैट इज मेंटेन्ड, ठीक है। PDL की विड्थ रहती है मेंटेन्ड, ठीक है। और PDL को अनमिनरलाइज स्टेट में रखने वाले, ठीक है, और PDL किस स्टेट में रहता है, अनमिनरलाइज्ड, ठीक है। PDL रहता है अनमिनरलाइज्ड स्टेट में, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे M5X2, ठीक है, अनमिनरलाइज स्टेट में इनको प्रेजेंट रखते हैं। अब पेरियोडोंटल स्पेस या पीडियल स्पेस कोरोनली कहाँ तक रन करता है, तो कोरोनली लर्न करता रहता है ये टूवर्ड्स दी लेमाइना प्रोप्रिया, ठीक है, टूवर्ड्स दी लेमाइना प्रोप्रिया ऑफ जिंजाइवा एंड एपाइकली रन करता है टिल दी एपाइकल फोरामेन। तो कोरोनली इट इज प्रेजेंट टिल दी लेमाइना प्रोप्रिया एंड अपाइकली कहाँ प्रेजेंट रहता है, अपाइकल फोरामेन की तरफ प्रेजेंट रहता है। फिर ग्रोथ फैक्टर्स क्या रहते हैं यहाँ पर, ग्रोथ फैक्टर्स जो पीडीएल को मेंटेन करके रखते हैं आर योर द ग्रोथ फैक्टर्स लाइक साइटोकाइंस आर लाइक फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, INF गामा एंड मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन्स। ये MMPs दोनों टाइप के रोल वो प्ले करते हैं। कौन कौन से रोल्स होते हैं, स्टिमुलेटरी रोल एंड इनहिबिटरी रोल्स ऑफ सेल्स इन डिग्रेडेशन ऑफ फाइबर्स टू मेंटेन अ नॉर्मल विड्थ ऑफ पीडीएल। तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स पीडीएल को इंक्रीज भी करेंगे, डिक्रीज भी करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग आपको नीड उस एरिया में कैसी है। अब नेक्स्ट अगर दूसरी चीज़ को एक चीज़ और समझो, तो जो पीडीएल का डायमीटर होता है, ठीक है, पीडीएल का जो डायमीटर होता है वो जनरली कब से कब कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है, 0.15 टू 0.38 मिलीमीटर्स।
तो पीडीएल का डायमीटर कितना होता है 0.15 से 0.38 मिलीमीटर्स। अगर रेडियोग्राफिकली देखें, रेडियोग्राफिकली, तो रेडियोग्राफिकली जो पीडीएल है, ठीक है, उसका स्पेस रहता है हमारा 0.4 मिलीमीटर्स टू 1.5 मिलीमीटर्स। ये तो इसका रेडियोग्राफिकली एक्सटेंट है। और एक किस उसमें दिखता है, हमें ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर दिखता है रेडियोग्राफ के अंदर। तो रेडियोग्राफिकली पीडीएल कितने स्पेस को ऑक्यूपाई करता है 0.4 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर्स। और कैसा शेप रहती है इसकी, ट्रांसलूसेंट शेप रहती है। अगर हम इसी में ही एज चेंजेस देखें थोड़े से, ठीक है, तो एज चेंजेस को देखें तो 3 इंडिविजुअल्स हैं, यंग, फिर अडल्ट एंड ओल्ड। तो यंग में पीडीएल स्पेस रहता है 0.21 मिलीमीटर्स, अडल्ट में पीडीएल स्पेस रहता है 0.18 मिलीमीटर्स एंड जो ओल्ड इंडिविजुअल्स में उनमें पीडीएल स्पेस रहता है 0.15 मिलीमीटर्स। तो आप एज के साथ देखोगे तो एज के साथ पीडीएल खत्म होता जा रहा है या एक्सटेंट उसका कम होता जा रहा है, विड्थ कम होती जा रही है पीडीएल की। अब पीडीएल जो होता है, ठीक है, पीडीएल के अंदर, ठीक, फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। पीडीएल के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट बनाने के प्रोसेस को कहते हैं हम ऑस्टियोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन। तो पीडीएल के अंदर फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं थ्रू ऑस्टियोब्लास्टिक, ठीक है, डिफरेंशिएशन। और इसमें हेल्प करता है हमारा जीन, कौन सा जीन हेल्प करता है, रन एक्स टू जीन हेल्प करता है फिब्रोब्लास्ट को ऑस्टियोब्लास्ट बनाने के लिए। पर जो पीडीएल के अंदर M5X2, ठीक है, M5X2 जीन है, तो पीडीएल के अंदर क्या है मेरे पास, M5X2 जीन, वो इस RunX2 को, ठीक है, स्टॉप करता है। जिससे फिब्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाते। तो क्या बोला मैंने, पीडीएल के अंदर सेल्स होते हैं फिब्रोब्लास्ट जो ऑस्टियोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन से, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द जीन RunX2। और इस RunX2 जीन को कौन स्टॉप करता है, M5X2 जीन, जो इसको स्टॉप करता है एंड इट डज नॉट लेट फिब्रोब्लास्ट कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा पीडीएल अनमिनरलाइज स्टेट में प्रेजेंट रहता है। और बाकी और भी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे प्रोटियोग्लाइकेंस है, ठीक है, जैसे प्रोटियोग्लाइकेंस हैं। तो प्रोटियोग्लाइकेंस का काम क्या है, प्रोटियोग्लाइकेंस का क्या काम है, तो ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ मिनरलाइज्ड नाइडस। यानी कि मिनरलाइज्ड निडस बनने के लिए वो प्रोटीन को या प्रिवेंट करता है इस नाइडस के बनने से। फिर एक और प्रोटीन होता है, दैट इज मैट्रिक्स जीएलए प्रोटीन। तो एक और प्रोटीन कौन सा है, मैट्रिक्स जीएलए प्रोटीन। ये भी किस में हेल्प करता है, मैट्रिक्स जीएलए प्रोटीन, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मिनरलाइजेशन। तो एक बात समझो, हमने बात कहां से शुरू की थी कि फैक्टर्स मेंटेनिंग द पीडीएल इन अनमिनरलाइज्ड स्टेट, M5X2 है, बोन सियालो प्रोटीन्स हैं, ऑस्टियोपोन्टिन है, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड सीमेंटम अटैचमेंट प्रोटीन्स हैं। M5X2 का काम क्या है सर, M5X2 RunX2 जीन को स्टॉप करता है, जिससे फिब्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। प्रोटियोग्लाइकेंस का क्या काम है, तो प्रोटियोग्लाइकेंस मिनरल नाइडस की फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। मैट्रिक्स जीएलए प्रोटीन का क्या काम है कि ये प्रिवेंट करता है मिनरलाइजेशन को। फिर हमने कुछ बात की थी पीडीएल के डायमीटर की। तो पीडीएल का डायमीटर कितना होता है, 0.15 से लेकर 0.38 मिलीमीटर्स तक। रेडियोग्राफिकली कितना दिखता है हमें, 0.4 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर्स। कैसी शेप होती है इसकी, ट्रांसलूसेंट।
एज चेंजेस कैसे हैं पीडीएल के अंदर, तो यंग अडल्ट्स में, जो यंग पीपल होते हैं उनमें 0.21 मिलीमीटर्स, ठीक है, अडल्ट्स में 0.18 एंड ओल्ड इंडिविजुअल में 0.15, सारे 0.3 मिलीमीटर्स, 0.03 मिलीमीटर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है पीडीएल स्पेस। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो पेरिडोंटल फाइबर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो पेरिडोंटल के अंदर ये जो फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनमें एक पार्ट होता है तुम्हारा हम लोगों का प्रिंसिपल फाइबर्स। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल फाइबर्स। अब प्रिंसिपल फाइबर्स का नेचर क्या है कि दे आर कोलेजनस, ठीक है, प्रिंसिपल फाइबर्स आर कोलेजनस एंड अरेंज्ड इन वेवी बंडल्स। तो प्रिंसिपल फाइबर्स आर कोलेजनस एंड अरेंज्ड इन वेवी बंडल्स which are seen in longitudinal section which are 5 micrometers in diameter। तो कितना डायमीटर है इनका, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 5 माइक्रोमीटर्स है डायमीटर। फिर इनकी लोकेशन पे इनका नाम दिया गया है, ठीक है, 5 ग्रुप ऑफ फाइबर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज। तो इनके लोकेशन पे इनका नाम दिया गया है। पहला लोकेशन क्या है, एल्व्यूलर क्लेस्ट फाइबर्स, ठीक है, दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, तीसरा इज ऑब्लिक फाइबर्स, फोर्थ इज योर एपाइकल फाइबर्स, यहाँ पर बोन प्रेजेंट होगी है, एल्व्यूलर बोन है, तो फोर्थ इज योर एपाइकल फाइबर्स एंड फिफ्थ इज योर इंटर रेडिकुलर फाइबर्स। तो जहाँ पर इनकी लोकेशन है उस हिसाब से इनको नाम दिया गया है। 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फाइबर्स हैं, एल्व्यूलर क्रेस्ट, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, एपाइकल, इंटर रेडिकुलर फाइबर्स। तो these fibers, 5 fibers are very important which you have to learn। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। तो ये फाइबर्स किस नाम से हैं, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ है कि these are named according to their orientation और लोकेशन, कि किस ओरिएंटेशन पे हैं या किस लोकेशन पे हैं, ठीक है, उस नाम से इनको बोला जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि द टर्मिनल पोर्शंस ऑफ द प्रिंसिपल फाइबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, the terminal portion of the principal fibers are embedded in cementum and bone and are termed as which fibers, Sharpie's fiber। very important again, बहुत बार वाइवाज में हमसे अपने कॉलेज में पूछा जाता है कि शार्पीज फाइबर क्या है। तो शार्पीज फाइबर ज़्यादा नहीं है, प्रिंसिपल फाइबर्स की टर्मिनल लोकेशन, ठीक है, तो रूट के ऊपर आपका सीमेंटम रहेगा, ठीक है, और यहाँ आपकी एल्व्यूलर बोन है। तो ये जो फाइबर्स हैं इनके जो टर्मिनल पोजीशंस हैं इन पे जो फाइबर्स, कोलेजनस फाइबर प्रेजेंट रहते हैं वो कौन से होते हैं, शार्पीज फाइबर्स। नेक्स्ट क्या लिखा है कि ट्रांस एल्व्यूलर फाइबर्स आर दो शार्पी फाइबर्स दैट पास थ्रू द एल्व्यूलर बोन, ठीक है, टू द एडजेसेंट पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो एक और टाइप का फाइबर की बात करी इन्होंने कि यहाँ पर आया ट्रांस एल्व्यूलर फाइबर्स। ट्रांस एल्व्यूलर फाइबर्स क्या है, वो शार्पी फाइबर्स हैं, ठीक है, विच पास थ्रू द एल्व्यूलर बोन, ठीक है, टू द एडजेसेंट पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो एक एल्व्यूलर बोन से दूसरे पेरियोडोंटल लिगामेंट तक जो फाइबर्स पास करते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांस एल्व्यूलर फाइबर्स। फिर पीडीएल ऑल्सो कंटेन्स, अब दो इंपॉर्टेंट इलास्टिक फाइबर्स हैं। पीडीएल ऑल्सो कंटेन्स इमेच्योर इलास्टिक फाइबर्स नोन एज ऑक्सीटैलिन एंड एल्यूनिन फाइबर्स। तो पीडीएल के पास इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, दो इलास्टिक फाइबर्स जिनका नाम क्या है, तो दो इलास्टिक फाइबर्स हैं, वन इज योर ऑक्सीटैलिन एंड अनदर इज योर एल्यूनिन। तो दो इंपॉर्टेंट कैसे फाइबर्स हैं, ये हमारे इमेच्योर फाइबर्स हैं। अब ये कैसे रन करते हैं, तो ऑक्सीटैलिन फाइबर्स रन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड कनेक्ट सीमेंटम विद द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, दे प्रोबेबली सर्व टू सपोर्ट द ब्लड वेसल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑक्सीटैलिन फाइबर्स कैसे रन करते हैं सर, परपेंडिकुलरली रन करते हैं, और किसको कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं सीमेंटम को, किसके साथ, ब्लड वेसल्स के साथ। तो किसको वो दे रहे, पीडीएल हमने पढ़ा था कि हाईली वैस्कुलर होता है, तो ये ब्लड वेसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड in addition to above mentioned fibers there are small fibers associated with the large principal collagen fibers termed as indifferent fiber plexus। तो एक और फाइबर्स का नेटवर्क है यहाँ पर, indifferent fiber plexus,
वो क्या होते हैं, स्मॉल फाइबर्स होते हैं जो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, प्रिंसिपल फाइबर्स के साथ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी तक हमने देखा कि कुछ प्रिंसिपल फाइबर्स होते हैं जिनका नाम कौन कौन से होते हैं, एल्व्यूलर क्रेस्ट, ठीक है, लोकेशन और ओरिएंटेशन पे बेस्ड है, तो एल्व्यूलर क्रेस्ट, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, एपाइकल, इंटर रेटिकुलर, ये तो प्रिंसिपल हो गए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था शार्पीस के बारे में। तो शार्पीस क्या होते हैं, जो एंड में प्रेजेंट है, टर्मिनल एंड में, सीमेंटम में और किस में, सीमेंटम में और बोन में, जो टर्मिनल एंड है पीडीएल के, वो शार्पीस फाइबर हो गए। नेक्स्ट इज योर एल्व्यूलर, ट्रांस एल्व्यूलर फाइबर्स। तो ट्रांस एल्व्यूलर फाइबर्स कौन से हो गए, जो एक एल्व्यूलर बोन से पास करके एडजेसेंट पेरियोडोंटल लिगामेंट तक जाते हैं, वो होते हैं ट्रांस एल्व्यूलर फाइबर्स। फिर पीडीएल के अंदर कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, जैसे एल्यूनिन एंड ऑक्सीटैलिन, ठीक है। तो ऑक्सीटैलिन का काम क्या है, परपेंडिकुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, किसको हेल्प करते हैं कि ब्लड वेसल्स को एक नेटवर्क या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर अबव मेंशन्ड फाइबर्स के बाद कुछ स्मॉल फाइबर्स का ग्रुप होता है जिसको कहते हैं हम इनडिफरेंट फाइबर प्लेक्सस। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट के बारे में कि कौन कौन से सेल्स कंपोज्ड हैं, ठीक है, पीडीएल के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर सेलुलर फाइबर्स या सेल्स को स्टडी करें हम लोग, तो सेल्स आर टू टाइप्स, ठीक है। एक तो होता है सिंथेटिक सेल्स, इजी है बहुत, एक सिंथेटिक सेल्स और दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं रिजॉर्प्टिव सेल्स, ठीक है, सिंथेटिक सेल्स एंड रिजॉर्प्टिव सेल्स। अब सिंथेटिक सेल्स क्या होते हैं, सारे क्लास्ट, सॉरी ब्लास्ट, ठीक है। सिंथेटिक सेल्स कौन से होते हैं, सारे ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट। और रिजॉर्प्टिव सेल्स कौन से होते हैं, सारे क्लास्ट, ठीक है। जैसे आप क्या बोल सकते हो, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड सीमेंटोब्लास्ट। और रिजॉर्प्टिव सेल्स कौन से हो गए, ऑस्टियोक्लास्ट एंड सीमेंटोक्लास्ट। तो दोनों ब्लास्ट सिंथेटिक हो गए, दोनों क्लास्ट क्या हो गए, रिजॉर्प्टिव सेल्स हो गए। और एक बहुत कॉमन सेल रहता है फिब्रोब्लास्ट। अब फिब्रोब्लास्ट दोनों जगह आता है, रिजॉर्प्टिव में भी आता है और सिंथेटिक में भी आता है, ठीक है। तो इसी को हम समझेंगे कि से दो टाइप के सेल्स होते हैं, सिंथेटिक सेल्स एंड रिजॉर्प्टिव सेल्स। सिंथेटिक सेल्स क्या होते हैं भाई, सिंथेटिक सेल्स फिब्रोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, सीमेंटोब्लास्ट होते हैं। रिजॉर्प्टिव सेल्स कौन से होते हैं, फिब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, सीमेंटोक्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट फिब्रोब्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत नंबर होता है इनका। तो आर मोस्ट न्यूमरस cells and are capable of synthesizing and degrading collagen, very important, synthesizing and degrading collagen, इसलिए हमने इनको सिंथेटिक सेल्स और रिजॉर्प्टिव सेल्स दोनों में रखा है। तो फिब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं दैट आर मोस्ट न्यूमरस एंड आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड डिग्रेडिंग कोलेजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द टर्न ओवर रेट ऑफ कोलेजन इज रैपिड, मतलब कोलेजन जो टर्न ओवर रेट है वो बहुत ज़्यादा है, एंड प्रोबेबली द हाईएस्ट इन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कोलेजन का बनना इस एरिया में, ठीक है, और डिग्रेड होना बहुत, इसका रेट बहुत ज़्यादा है और हाईएस्ट है अमंग ऑल दी कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका टर्नओवर रेट किसका, पीडीएल का, उसमें कोलेजन का बहुत ज़्यादा होता है। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट की जो डिग्रेडेशन ऑफ कोलेजन है वो कैन अकर बोथ एक्स्ट्रा सेलुलरली एंड इंट्रासेलुलरली, कि कोलेजन का जो डिग्रेडेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली भी हो सकता है और इंट्रासेलुलरली भी डिग्रेडेशन हो सकता है। तो ये क्या हुआ, सिंपल सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फिब्रोब्लास्ट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर थ्रू गैप जंक्शन। तो एक फिब्रोब्लास्ट दूसरे फिब्रोब्लास्ट के साथ कॉन्टैक्ट में है, किससे, गैप जंक्शन से। अब यहाँ पर कुछ और टाइप के सेल्स भी होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं हम स्टेम सेल्स, जो हमारे बोन मैरो स्टेम सेल्स हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और टाइप के सेल्स भी हैं, स्टेम सेल्स, विच आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल्स। और कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर अगेन और कौन से सेल्स हैं, तो हमारे पास सेल रेस्ट है मलेसिस के, ठीक है, सेल रेस्ट ऑफ मलेसिस। अब सेल रेस्ट ऑफ मलेसिस किसका है, ये अनडिसअपियर्ड हर्ट्स वाले सेल्स हैं। तो दीज आर अनडिसअपियर्ड, ठीक है, सेल्स ऑफ हर्ट्स, हर्ट विद एपिथेलियल रूट शीट, ठीक है। फिर
अदर सेल्स आर सेल रेस्ट ऑफ मेलिसेस, ठीक है। और हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं? डिफेंस सेल्स लाइक मैक्रोफाइजेस, मास्ट सेल्स एंड ईओसिनो, ठीक है, ईओसिनोफिल्स। तो और कौन से सेल्स हैं हमारे पास? मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है। और कौन से सेल्स हैं हमारे पास? मास्ट सेल। और कौन से सेल्स हैं हमारे पास? ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, ये सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। मैक्रोफेज का क्या काम है? मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज का एक तो नॉर्मल फंक्शन है फैगोसाइट। मैक्रोफेज का तो एक नॉर्मल फंक्शन है, दैट इज व्हाट? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। लेकिन एक और इसका काम रहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है इसका फैगोसाइटोसिस के बाद? तो इम्पॉर्टेंट काम रहता है इसका कि ये रेगुलेट करता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स द फिब्रोब्लास्ट, इट रेगुलेट्स द फिब्रोब्लास्ट। तो फिब्रोब्लास्ट के नंबर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कौन? मैक्रोफेजेस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, मैक्रोफेजेस नॉट ओनली phagocyte dead cells but also secrete growth factors that regulate what? फिब्रोब्लास्ट। और फिब्रोब्लास्ट क्या रेगुलेट करता है? कि कितना हमारा कोलेजन फाइबर वहां पर डिपॉजिट होगा। सिमिलरली मैस्ट सेल रेगुलेट एंडोथीलियल एंड फिब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोथीलियल एंड फिब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? प्रोजेनाइटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजन। दीज सेल्स आर सीन प्रीडोमिनेंटली एडजेसेंट टू ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के एडजेसेंट हमारे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? प्रोजेनाइटर सेल्स। अब अगर आगे चले तो यहाँ पर क्या आता है कि ग्राउंड सब्सटेंस, कि एज डिस्कस्ड हमने ग्राउंड सब्सटेंस किसके? पॉलीसेकेराइड्स के बने हुए थे, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द लिगामेंट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस, ठीक है, ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस। और किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन का और प्रोटियोग्लाइकेन के ग्राउंड सब्सटेंसेज होते हैं, जिसमें से 70%, याद रखना 70% क्या होता है? वाटर होता है। तो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस किससे बना है? ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेन से, ठीक है, ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेन से, जिसमें 70% सब्सटेंस क्या होता है? वाटर। फिर क्या कह रहा है? ऑल एनाबोलाइट्स एंड कैटाबोलाइट्स पास थ्रू दी ग्राउंड सब्सटेंस, कि जितने भी एनाबोलाइट्स हैं और कैटाबोलाइट जो भी बन रहा है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो किससे पास हो रहे हैं? ग्राउंड सब्सटेंस से पास हो रहे हैं। द ग्राउंड सब्सटेंस कंपोजिशन वेरीज विद द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूथ, कि ग्राउंड सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन डेवलप, ठीक है, किससे किस में डेवलपमेंट में रहता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन में डेवलपमेंट में किस डेवलपमेंट स्टेट में टूथ है उस पर डिपेंड करता है। फाइनली आते हैं रीमॉडलिंग ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो रीमॉडलिंग चलती रहती है, ठीक है, और रीमॉडलिंग होना भी ज़रूरी है। जैसे हमने अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट कराया होगा या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराया होगा, तो उसमें टूथ का मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। तो रीमॉडलिंग, तो वो रीमॉडलिंग ज़रूरी है पीडीएल की। रीमॉडलिंग ऑफ फाइबर्स वाज बिलीव टू अकर इन विच एरिया? इज प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट प्लेक्सस, ठीक है। देन this plexus has been observed only in longitudinal sections of growing incisors of root and not in cross section। तो intermediate plexus कहाँ हमने ऑब्जर्व किया है? सिर्फ longitudinal sections में ऑब्जर्व किया और क्रॉस सेक्शन में नहीं ऑब्जर्व किया। Hence it is considered to be an artifact as collagen fibers of periodontal ligament in continuously growing incisor, ठीक है, that are arranged in bundles, ठीक है। तो रीमॉडलिंग ऑफ फाइबर्स किसकी वजह से बिलीव हो रहा है? कि इंटरमीडिएट प्लेक्सस की वजह से हो रहा है। कहाँ दिखे हमें? सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखे हैं, क्रॉस सेक्शंस में नहीं दिखते हैं। और कहाँ प्रेजेंट है? सर इंसाइजल, ठीक है, इंसाइजर्स में प्रेजेंट है, वो भी ग्रोइंग। नेक्स्ट, वैस्कुलर सप्लाई ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। तो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हैज रिच वैस्कुलर सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो पेरियोडोंटल जो लिगामेंट्स हैं उनकी वैस्कुलर सप्लाई बहुत रिच है, क्योंकि यहाँ पर हाई टर्नओवर रेट है, ठीक है। सप्लाई रिच होने का रीज़न क्या है? कि यहाँ पर हाई क्या रेट है? टर्नओवर रेट, हाई टर्नओवर रेट इज प्रेजेंट, और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इनका बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, अ हाई कॉम्प्लेक्स metabolic requirement explains the presence of special features like
सर्वाइकल एंड सर्कुलर प्लेक्सस अलॉन्ग विथ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ठीक है, कि मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर सर्वाइकल एंड सर्कुलर प्लेक्सस प्रेजेंट है। ठीक है, किसके साथ? अलॉन्ग विथ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ठीक है, एन कंपासमेंट ऑफ बोथ लार्ज एंड स्मॉल माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड फाइबर्स टेक प्लेस ऑफ फंक्शनल, सेंसरी एंड पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। अब दो टाइप के यहाँ पर फाइबर्स प्रेजेंट है। कैसे? माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। तो ये आपने पढ़ा होगा कि पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, पीडीएल लिगामेंट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके प्रोपियो रिसेप्शन के लिए। ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपायो रिसेप्शन। ठीक है, तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स का कमाल रहता है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सेम इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो पेरियोडोंटल का मेन फंक्शन क्या है लिगामेंट्स का? इज टू सपोर्ट दी टूथ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट सपोर्ट्स दी ट्रूथ। देन सेंसरी फंक्शन भी होता है। तो सेंसरी फंक्शन इन्वॉल्व द डिडक्शन ऑफ स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स थ्रू इट्स प्रोपायो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो प्रोपायो रिसेप्शन भी इसका काम है। नेक्स्ट है इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन, ठीक है, इज थ्रू अबंडेंट ब्लड सप्लाई। तो इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? न्यूट्रिटिव, दैट इज थ्रू अबंडेंट ब्लड सप्लाई। फिर उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? होम्योस्टैटिक फंक्शन। ठीक है, होम्योस्टैटिक फंक्शन, ठीक है, इज टू मेंटेन द विड्थ ऑफ द पीडीएल इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ टूथ मूवमेंट एंड पोजीशन। तो विड्थ ऑफ द पीडीएल बहुत ज़्यादा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो क्या कैसे कांस्टेंट रहती है? फॉर्मेशन ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंटम एंड फॉर्मेशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, of the ground substance, detachment and rearrangement of collagen fibers to the new location. Along from these, periodontal fibers have eruptive and physical functions. तो एक बात समझो कि यहाँ पर जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है, पहले तो सपोर्ट कर रहा है टूथ को, सेंसरी फंक्शन है। और सेंसरी फंक्शन क्या है? प्रोपायो रिसेप्शन है। न्यूट्रेटिव फंक्शन है थ्रू अबंडेंट ब्लड सप्लाई। होम्योस्टैटिक फंक्शन है। होम्योस्टैटिक का क्या मतलब है? कि विड्थ ऑफ द पेरियोडोंटल लिगामेंट मेंटेन रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये मेरे पास टूथ है। ठीक है, और मैं यहाँ पर ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस लगा रहा हूँ। तो अगर टूथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या करेगा वो? विड्थ, यहाँ पर टूथ मूव करेगा तो यहाँ पीडीएल क्या हुआ? पीडीएल का स्पेस कम हो गया। तो होगा क्या यहाँ से? यहाँ पर तुम्हारा एल्वियोलर बोन, इसका थोड़ा स्पेस और कम होगा। ठीक है, एल्वियोलर बोन, जो यहाँ पर बोन प्रेजेंट है, वो डिग्रेड होगी और वहाँ पर पीडीएल फाइबर्स दोबारा से री इमर्ज करेंगे। और अब इस साइड की बात करें तो इस साइड स्पेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी साइड क्या हो रहा है? अगर इस साइड टूथ मूव कर रहा है तो इस साइड स्पेस इंक्रीज हो रहा है। तो जहाँ स्पेस इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर बोन रीमॉडलिंग होगी बोन की। ठीक है, न्यू बोन इज फॉर्म्ड ओवर हेयर। तो दैट इज हाउ पीडीएल स्पेस या विड्थ ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट मेंटेन रहता है। एंड फाइनली, periodontal ligament has which functions? It has eruptive functions and physical functions. फाइनली बात करते हैं एज चेंजेस। तो एज चेंजेस पेरियोडोंटल उसमें क्या है कि द एज चेंजेस आर सीन इन पेरियोडोंटल लिगामेंट इन फॉर्म ऑफ सिमेंटिकल फॉर्मेशन, रिड्यूस सेलुलर एंड फंक्शनल एक्टिविटी। मतलब जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं वैसे वैसे इनमें क्या होता है? इनका एक्टिविटी और विड्थ कम होती रहती है। जैसे हमने देखा था कि यंग पीपल में इसका डायमीटर था 0.21 मिलीमीटर्स। जो अडल्ट्स थे उसमें पीडीएल कितना प्रेजेंट था? 0.18 मिलीमीटर्स। और जो ओल्ड इंडिविजुअल्स थे उसमें पीडीएल था 0.15 मिलीमीटर्स। तो विद एज इंक्रीजेस, जैसे जैसे एज चेंजेस होते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है कि एज इंक्रीज होती है तो पीडीएल कम होता रहता है। फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटाइटिस आर द कॉमनेस्ट सेट ऑफ पैथोलॉजी एसोसिएटेड विद द लिगामेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पेरियोडोंटाइटिस जिसको हम आगे भी स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्यूट पेरियोडोंटाइटिस, अनुग हो गया, क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस। तो ये सब किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? ये सब एसोसिएटेड होते हैं हमारे लिगामेंट्स के साथ। दो कॉमन, इट इज चैलेंजिंग टू ट्रीट दीज पैथोलॉजीज। Recent advents in technique and material sciences may yield long time promising results. तो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, मटेरियल साइंसेस में, तो जिससे
लॉन्ग टाइम रिजल्ट्स मिल सकते हैं आगे जाके। तो ये हमारा पीडीएल पेरियोडोंटल लिगामेंट में के बारे में हमने कुछ टॉपिक को देखा है, जाना है, पहचाना है। आपने इनको अपनी कॉपीज़ में लिखना है ढंग से इन सारे नोट्स को। अगेन ये नोट्स सफिशेंट हैं किन के लिए, नीट एमडीएस और स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो मुझे लगता है आप वीडियो स्टॉप करके खुद से आंसर दे सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलास्टिक फाइबर्स। तो एल्यूनिन इज अ इलास्टिक फाइबर, ऑक्सीटैलिन इज अ इलास्टिक फाइबर, ये हमने पढ़ लिया है। इन डिफरेंट फाइबर प्लेक्सस, ये इलास्टिक फाइबर नहीं है। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, इन डिफरेंट फाइबर प्लेक्सस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीडीएल इज डिराइव्ड फ्रॉम, पीडीएल इज डिराइव्ड फ्रॉम, अगेन पहली स्लाइड में था ये, डेंटल फॉलिकल से पीडीएल डिराइव होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजॉप्टिव सेल्स। तो रिजॉप्टिव सेल्स कौन से होते हैं, तो क्लास्ट सारे रिजॉप्टिव थे। ठीक है, क्लास्ट, दोनों क्लास्ट कौन से, फिब्रो एंड सीमेंटो। ठीक है, सॉरी ऑस्टियो, ऑस्टियो एंड सीमेंटो आर ऑल व्हाट, रिजॉप्टिव सेल्स। और फिब्रो एंड फिब्रोब्लास्ट, यहाँ एक्चुअली फिब्रोब्लास्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो फिब्रोब्लास्ट, तो ऑल ऑफ दी, इसको एक बार करेक्ट कर देते, दिस इज फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट। तो करेक्ट क्या है इसमें, ऑल ऑफ दी अबव क्वेश्चंस और ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, फिब्रोब्लास्ट, सीमेंटोक्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल रिजॉप्टिव सेल्स ऑफ द पीडीएल। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।